तो आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ क्योंकि मार्शल गॉड असुरा सीजन 2 आ चुका है, जो कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना ताकि आप लोग स्टोरी को जरा अच्छे से एंजॉय कर सको। तो सीजन 2 की शुरुआत एक बहुत ही जरा अजीब सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चूफेंग पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसका ऐसे गुस्से वाला रूप हमने पहले कभी नहीं देखा, जहाँ वो गुस्से के साथ कह रहा था कि मैं हेवन को अपने कदमों में ले आऊंगा, इस दुनिया को पूरी तरीके से शैटर कर दूंगा, चांद सितारे सूरज हर एक चीज को मेरे सामने झुकना होगा। ये सब चूफेंग गुस्से में कह रहा था। चूफेंग के हाथों में एक लड़की की लाश भी थी, जो कि शायद वो लड़की थी जिसे चूफेंग प्यार करता था, और चूंकि वो लड़की मर चुकी थी इसलिए चूफेंग गुस्सा होते हुए कह रहा था मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया गया और मेरे प्यार के मरने की वजह से मैं इस दुनिया से हर एक क्रिएशन को मिटा दूंगा, मेरे प्यार के साथ हर एक चीज को फना होना होगा। ये सब कहते हुए चूफेंग गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपनी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश करता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि एगी चूफेंग को जागने के लिए कह रही थी और वो कह रही थी कि चूफेंग जल्दी जागो, आखिर तुम क्या कर रहे हो। चूफेंग भी एगी की आवाज सुनकर अचानक से होश में आ गया, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक कल्टीवेटर उस पर हमला करने वाला था। ये देखते ही चूफेंग फौरन से जंप करते उस अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो बाल बाल बच गया। यहाँ पर एगी भी अंदर से चूफेंग को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, ये वाकई में काफी जरा क्लोज था, पर तुम्हें किसने कहा था कि फाइट के बीच में ही तुम जोन आउट हो जाओ। अगर ऐसी लापरवाही करते रहोगे तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारे मरने के बाद आखिर मेरा क्या होगा। चूफेंग एगी की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे एक बार फिर से वही इल्यूजन, वही ख्वाब दोबारा से दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि उस ख्वाब का मुझसे कोई बहुत ही जरा गहरा ताल्लुक हो, जिसे एगी तो जरा सीरियस नहीं लेती। वो चूफेंग से कहती है कि तुम बिला वजह ओवरथिंक कर रहे हो, फिलहाल फाइट पर ध्यान दो। जो सुनकर चूफेंग भी तैयार हो गया और वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में ये कंपटीशन चल रहा था जिसे 100 सेट गैदरिंग कंपटीशन कहा जाता है। ये कियांसू कॉन्टिनेंट में हर कुछ अरसे में एक बार होता है, जहाँ कियांसू कॉन्टिनेंट के सारे सेट्स आपस में इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं ताकि डिसाइड हो सके कि नंबर 1 सेट की पोजीशन किसी दी जाएगी। और पिछले कई अरसे से लिंगयुन सेट नंबर 1 सेट बनता रहा है। यहाँ चूफेंग तो अजूर ड्रैगन सेट से बिलोंग करता था, जिसे किंगलोंग ड्रैगन सेट के नाम से भी जाना जाता है, और वो सेट बहुत ही जरा कमजोर है। जबकि चूफेंग के सामने जो दुश्मन खड़ा है उसका नाम है जियानगू और वो है लिंगयुन सेट से। नंबर 1 सेट से बिलोंग करने की वजह से जियानगू कुछ ज्यादा ही एरोगेंट था, जो यहाँ चूफेंग का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम जैसे एक मामूली कीड़ा जो कि एक लो ग्रेड सेट से बिलोंग करता है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा कल्टिवेशन लेवल बराबर है, इसी वजह से तुमने सोच लिया कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगता है कि मुझसे फाइट करने से पहले तुम्हें आईना देख लेना चाहिए था ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम हो सके। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि ऑडियंस तो जियानगू को चीयर कर रही थी, जो कि कह रही थी कि इस कीड़े को कुचल डालो। जियानगू भी ये सारी बातें सुनकर शोखा होते हुए यहाँ चूफेंग से कह रहा था कि क्या तुम ये सारी आवाजें सुन रहे हो, क्यों ना तुम खुद ही हार मान लो। वो अभी अपनी बात पूरी करने वाला था कि तभी अचानक चूफेंग उसे बीच में काटते हुए कहता है कि आखिर ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। ये शोर तो बस सिर्फ मेरे कानों के पर्दे पाड़ रहा है और तुम इससे सुनकर एक्साइटेड हो रहे हो। ये बेइज्जती सुनकर तो जियानगू भी गुस्सा हो गया और वो गुस्से के साथ अपने स्पीयर को उठाते हुए फौरन से यहाँ चूफेंग की तरफ थ्रो कर देता है, जिस अटैक को चूफेंग ने तो काफी कूल तरीके से मुस्कुराते हुए डॉज कर लिया था। साथ ही हम देखते हैं कि जियानगू आगे की तरफ जंप करते हुए अपने स्पीयर को पकड़ के दोबारा से चूफेंग पर अटैक करने लगा, लेकिन उसका एक भी अटैक यहाँ चूफेंग को टच नहीं कर पा रहा। बाहर की तरफ ऑडियंस में हम दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक आदमी कह रहा था कि किंगलोंग सेट का ये लड़का चूफेंग काफी ज्यादा ताकतवर है, यकीनन यही इस फाइट को जीतेगा। जिस पर दूसरा आदमी जवाब देते हुए कहता है कि लगता है कि तुम 100 सेट गैदरिंग कंपटीशन में नए हो, जो तुम्हें मालूम नहीं कि ज़्याओकिंग प्रोविंस का नंबर 1 सेट टाइटल हमेशा से लिंगयुन सेट को ही मिला है और इस बार भी चाहे जो मर्जी हो जाए लिंगयुन सेट ही इस कंपटीशन को जीतेगा। जिस पर तो पहला वाला बंदा पैनिक करते हुए कहता है तो इसका मतलब कि मैंने गलत आदमी पर शर्त लगा दी। जिस पर पहला वाला बंदा जवाब देते हुए कहता है कि किंगलोंग सेट तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड राउंड तक भी पहुंच पाएगा। नंबर 1 आना तो काफी ज्यादा दूर की बात है, क्योंकि उनके पास टोटल 2 ही तो डिसाइपल्स है जो कि अच्छे गिने जाते हैं। यहाँ ये सारी बातें वहीं पर मौजूद व्हाइट हुडी में एक लड़का भी सुन रहा था, जो कि किंगलोंग सेट के सेट लीडर की तरफ देखता है, जिनका नाम है मास्टर ली चैंकिंग। मास्टर ली चैंकिंग के साथ एक और लड़की भी बैठी हुई थी, जो कि जेड गर्ल सेट की लीडर है, जिनका नाम मिस यू लिंगलोंग था। वो चूफेंग के लिए परेशान होते हुए यहाँ पर मास्टर ली चैंकिंग से कहती है कि तुम्हारे डिसाइपल तो लगता है कि बड़ी मुश्किल में फंस गया। जिस पर मास्टर ली चैंकिंग जवाब देते हुए कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे उस पर भरोसा है, यकीनन वो हमारे किंगलोंग सेट को एक बार फिर से ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि काफी देर तक लगातार जियानगू अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए चूफेंग पर अटैक करता रहा, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि चूफेंग ने भी फौरन से अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए जियानगू के हमले को ब्लॉक कर देता है।
जिस पर जियानगो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो तुम्हारे गरीब किंगलोंग सेट के पास भी आखिरकार इतने पैसे आ गए कि वो तुम्हारे लिए इस तरह का ट्रेजर अफोर्ड कर सके। ये सुनकर दूसरी तरफ चूफेंग भी उसे एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें हराने के लिए तो मुझे इस वेपन की भी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें ऐसे ही हैंडल कर सकता हो। और ये कहती है अब चूफेंग ने यहाँ पर अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ जियानगो पर हमले करना शुरू कर दिए, जहाँ वो उसे इंजर्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि वो जियानगो को हिट करके पीछे की तरफ धकेलते उसके हाथ से स्पेयर को गिराकर खुद पकड़ लेता है, जो देखकर तो जियानगो हैरान होते हुए कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ चूफेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम्हें जिसने भी स्पेयर टेक्निक सिखाई है लगता है कि वो टीचर इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं, या तो तुम कुछ जरा ही बेकार स्टूडेंट रहे होंगे। चूफेंग को यहाँ जियानगो पर हावी पड़ता हुआ देखकर ऑडियंस भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। उन्हें ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जियानगो इस तरह से हार रहा है, हालांकि वो तो लिंगयुन सेक्ट से बिलोंग करता था जो कि सबसे पावरफुल नंबर 1 सेक्ट है। जियानगो भी दूसरी तरफ अरीना में गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए चूफेंग से कहता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। चूफेंग तो आराम से खड़ा उसकी बातें सुन रहा था जबकि जियानगो यहाँ पर अपने 10,000 स्पाइडर हैंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जिन क्लैट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जियानगो चूफेंग पर हमला करते हुए कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ये देखकर सामने की तरफ मौजूद चूफेंग मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में स्पीयर लेकर काफी कूल तरीके से उन सारे के सारे क्लैट अटैक्स को डॉज करते हुए तीसरी के साथ जंप करके जियानगो के पीछे आ जाता है, जहाँ चूफेंग ने अपनी हेवनली थंडर की पावर एक्टिवेट कर ली थी और हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक ही पावरफुल अटैक के साथ जियानगो को हिट करके ढेर कर चुका। इसी के साथ चूफेंग को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, जो देखकर तो सारी के सारी ऑडियंस हैरान होकर आपस में बातें करने लगी कि आखिर ये कैसे हो गया। नंबर 1 लिंगयू सेक्ट का एक पावरफुल डिसाइपल एक कमजोर किंगलोंग सेक्ट के डिसाइपल्स के हाथों हार गया, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। जबकि नीचे की तरफ अरीना में चूफेंग अरीना से जाते जाते जियानगो के स्पीयर को पीछे की तरफ फेंकते हुए कहता है कि लिंगयू सेक्ट इतना भी सारा खास नहीं। जियानगो तो ये देखकर निराशा के साथ कह रहा था कि सब खत्म हो गया, क्योंकि वो जानते रहे कि ये उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, उसके मास्टर इसके लिए उसे माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर साथ ही सर हम लिंगयू सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल को भी देखते हैं जिसका नाम डुगु आओ युन था। वो भी जियानगो को इस तरह से हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक था। तभी अचानक हमें वहाँ पर मास्टर यांग की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि जियानगो का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम कितने सारा कमजोर हो, लगता है कि तुम्हारे सेक्ट वालों ने तुम्हें कुछ खास सही से सिखाया नहीं, तुम मेरे किलिन रॉयल पैलेस के एक सोल्जर क्यों नहीं बन जाते, वहाँ पर आने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ। ये सारी बातें असल में वो अपने पास ही मौजूद यहाँ लिंगयुन सेक्ट के लीडर को सुनवा रहे थे, जिन्हें जियानगो पर काफी जरा गुस्सा रहा था। वो आयुन से कहता है कि दोबारा ये लड़का कभी भी हमारे सेक्ट को बदनाम ना कर सके, जाकर उसे ठिकाने लगा दो। जिस पर आयुन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियानगो पर आ गया, जो कि अरीना से हारने के बाद वापस आ रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसकी मुलाकात आयुन से हो जाती है, जिसे देखकर तो उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। आयुन भी उससे कहता है कि मेरे छोटे भाई आखिर तुम कहाँ जाने की जल्दी में हो। जियानगो ये सुनकर घबराते हुए वापस की तरफ भागते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन आयुन तीसरी के सर मूव करते हुए फिर से उसके सामने आकर यहाँ उसे गर्दन से पकड़ लेता है, जहाँ वो किसी इवल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियानगो के स्पिरिट को एब्सॉर्ब करते हुए कह रहा था कि अगला टाइम कभी नहीं आता, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका था जो कि तुमने गवा दिया। यहाँ पर ये सब कहते हुए आयुन ने आखिरकार जियानगो की जान ले ली, जिसे मारने के बाद आयुन वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम देखते हैं कि दोबारा से चूफेंग की फाइट होती है एक लड़के लिंग फेंग के साथ, जो कि ज़ियाओ वैली से बिलोंग करता था। और हम देखते हैं कि फाइट शुरू होती है। यहाँ चूफेंग ने काफी आसानी के साथ फन से उस कल्टिवेटर को भी हरा दिया। इसी तरह करते करते चूफेंग ने कई सारे राउंड्स जीत लिए थे, जिसकी वजह से वो अपने सेट को यहाँ कंपटीशन के फाइनल राउंड तक पहुंचवा देता है। जिस फाइनल राउंड में 100 सेट्स में से सिर्फ 10 सेट्स ही पहुंच सकते थे, जिन रजिस्टर्ड सेट्स में से चूफेंग का सेट भी एक था। और हम देखते हैं कि चूफेंग इस कंपटीशन के बाद जब वहां से बाहर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसकी तरफ किसी ने एक टोकन थ्रो कर दिया, जिसे चूफेंग फौरन से पकड़ लेता है। और वो देखता है कि ये तो लिंगयुन सेक्ट का टोकन है, जो कि चूफेंग की तरफ आयुन ने थ्रो किया था। और वो चूफेंग को यहाँ अपने सेक्ट में इनवाइट कर रहा था, जहाँ वो चूफेंग से कह रहा था कि किंगलोंग सेक्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है और तुम्हें अभी भी काफी ज्यादा टैलेंट है, क्यों ना तुम हमारे लिंगयुन सेक्ट को ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुम मेरी जूनियर बन सकते हो, तुम्हें हमारा लिंगयुन सेक्ट वो सब कुछ दे सकता है जो कि किंगलोंग सेक्ट तुम्हें कभी नहीं दे पाएगा। जो सब सुनकर तो चूफेंग यहाँ पर हंसते हुए बिना सोचकर फौरन से उसके टोकन को उसी के मुंह पर मारते हुए कहता है कि आखिर इसकी किसको परवाह है। जिस पर तो आयुन को काफी जरा गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए अपने मन में कह रहा था, तो इसका मतलब कि तुम मरना चाहते हो, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जो सब बोलते हो उस इनविटेशन टोकन को लात मारकर तोड़ देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आयुन यहाँ पर अपने सेक्ट लीडर के पास आ गया था और वो ने बताता है कि बाकी के सारे इलाइट डिसाइपल्स ने तो हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, सिर्फ एक ही लड़का है जिसने हमारे सेक्ट की इनविटेशन को नकारा है और वो लड़का है चूफेंग। जो सुनकर लिंगयुन सेक्ट का लीडर जिसका नाम यांग कियान था, वो जवाब देते हुए
हुए कहता है कि ठीक है, फिर उसे मालूम होने दो कि हमारे लिंगयुन सेट का रास्ता काटने का क्या अंजाम होता है। जो भी हमारे लिंगयुन सेट के खिलाफ जाता है वो खाक में मिल जाता है। ये सुनकर आओयुन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहे। ये सब कहते हुए आओयुन वहां से चला गया, जबकि दूसरी तरफ मास्टर यांग टियान सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि जितने भी वॉरियर्स जीते थे, अब मैं चाहता हूँ कि फाइनल राउंड में उन सारे के सारे वॉरियर्स के सेक्ट लीडर्स आपस में बैटल करे, जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मेरी जगह आओयुन पार्टिसिपेट करेगा, ताकि पता लगाया जा सके कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट मास्टर कौन है। और जो भी सेक्ट मास्टर इस पूरे के पूरे फाइनल राउंड को जीतेगा उसी के सेक्ट को नंबर 1 सेक्ट का टाइटल दिया जाएगा। चलो फिर इस फाइनल बैटल को शुरू करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि फाइनल बैटल के फर्स्ट राउंड में आओयुन की फाइट एक सेक्ट लीडर के साथ होती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो सेक्ट लीडर तो आओयुन के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था। आओयुन बेरहमी के साथ उसे हरा चुका, इवन कि वो सेक्ट लीडर हार मान रहा था, लेकिन आओयुन जाते जाते भी उसकी बेइज्जती कर देता है। जो देखकर तो मिस लिंगलोंग कह रही थी कि आओयुन वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है, उसके पास एक सेक्ट मास्टर जितनी ताकत है, लेकिन फिर भी जो उसके लड़ने के तरीके हैं वो काफी जरा गलत और क्रूल है। जिस पर मास्टर चेंकिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुमने सही कहा और ये सेक्ट मास्टर इतनी सारा बेइज्जती डिजर्व नहीं करते थे। चुफिंग भी ये सारी बातें सुन रहा था और उसे समझ आ गया था कि मास्टर यांग टियान इस 100 सेट गैदरिंग कंपटीशन का अपने लिंगयुन सेट के फ्यूचर राइवल्स को मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह इसी तरह हम देखते हैं कि आओयुन एक के बाद एक बैटल जीतता रहा, जहां अगली बैटल उसके किंगलोंग सेट के लीडर के साथ होने वाली थी, जिसके लिए तो आओयुन काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपने स्पीयर को किंगलोंग सेट के लीडर की तरफ तानते हुए कहता है कि सेट लीडर चलो जल्दी से नीचे आ जाओ। चुफिंग तो पहले उसके इरादों को समझ गया था। वो यहाँ पर मास्टर चेंकिंग से कहता है कि उसके इरादे आपके लिए ठीक नहीं, मास्टर आपकी जगह मुझे फाइट करने के लिए जानी दीजिए। जिस पर मास्टर चेंकिंग जवाब देते हुए कहता है कि बेशक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अभी मैं अपने सेट का लीडर हूँ, इसलिए मुझे इस फाइट को लड़ना ही होगा, मैं इस तरफ फाइट से भाग नहीं सकता। जो बोलते हुए मास्टर चेंकिंग फरज से जंप करते हुए अरीना में आ गए थे, साथ ही साथ उन्होंने अपनी तलवार भी बाहर निकाल ली थी। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि मास्टर चेंकिंग की स्पेशलिटी उनकी रफ्तार है, जहाँ पर वो बहुत ही स्पीड से मूव कर रहे थे। जो देखकर आओयुन भी मास्टर चेंकिंग से कहता है कि तुम चूफेंग के मास्टर हो ना, तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ खास सोच कर रखा है, तुम्हारी ये रफ्तार आज के दिन तुम्हें बचा नहीं पाएगी। और हम देखते हैं कि उसकी बात सच थी, क्योंकि आओयुन अपने स्पीयर को लेकर फुल ब्रूटैलिटी के साथ मास्टर चेंकिंग पर हमले करने लगा। जिन स्पीयर अटैक्स को मास्टर चेंकिंग अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन पीछे की तरफ हटते हुए हम देखते हैं कि मास्टर चेंकिंग का हाथ कांप रहा था। जो देखकर चूफिंग और मिस लिंगलोंग दोनों ही मास्टर चेंकिंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ आओयुन यहाँ पर मास्टर चेंकिंग का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि बुढ़ाऊ, लगता है कि तुम्हारी हड्डियां कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई, चलो इन्हें तोड़ने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ये कहती वो तेजी से मास्टर चेंकिंग की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर मास्टर चेंकिंग ने फिर से अपने 10,000 सोर्ड रिटर्न टू द ओरिजिन टेक्निक को क्रिएट करके यहाँ आओयुन पर हमला करने की कोशिश करी, जिनसे बचने के लिए आओयुन फिर से अपने स्पीयर को जमीन में काटते हुए कई सारे पत्थरों को बाहर की तरफ निकाल लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर चेंकिंग अपनी विल से उन स्पिरिचुअल सोर्स को कंट्रोल कर रहा था, जो कि आओयुन को फॉलो कर रही है। इसलिए आओयुन भी भागते भागते उन स्पिरिचुअल अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर रास्ते में दूर जाते हुए अचानक से वो रुककर कहता है कि बुढ़ाऊ, अब तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा, इस तरह भागते भागते तो मैं बोर हो रहा हूँ, चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। और ये कहती वो अपने स्पीयर को लेकर तेजी के साथ मास्टर चेंकिंग की तरफ थ्रो कर चुका। जो अटैक मास्टर चेंकिंग को हिट करने वाला था वो इसे डॉज करने के लिए अपना ध्यान भटका देते, इसी वजह से उनकी 10,000 सोर्ड टेक्निक गायब हो गई। जबकि यही मौका था आओयुन के पास हमला करने के लिए, इसलिए वो फिर से मास्टर चेंकिंग के पीछे आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने मास्टर चेंकिंग को एक पावरफुल पंच कर दिया। साथ ही आओयुन अपने स्पीयर को लेकर मास्टर चेंकिंग की तरफ बढ़ना चाहता था, जो देखकर दूसरी तरफ हवा में मौजूद मास्टर चेंकिंग अपनी तलवार से आओयुन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आओयुन अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर चेंकिंग की तलवार पर हमला करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका, जो कि मास्टर चेंकिंग को ही जाकर हिट कर गए। उल्टा आओयुन ने भी अपने स्पीयर से उन्हें इंजर्ड कर दिया था। मास्टर चेंकिंग नीचे की तरफ गिरते हुए खून की उल्टियां करने लगे। सभी ये नजारा देखकर शौक हो गए थे। हम देखते हैं कि मास्टर चेंकिंग ने यहाँ पर हार मान ली थी, लेकिन आओयुन रुकता नहीं। वो अपने स्पीयर को लेकर तेजी के साथ मास्टर चेंकिंग की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ वो कहता है कि तुम्हारी डिसाइपल की जबान कुछ जरा ही चलती है, तुम उतने ज्यादा तेज क्यों नहीं, अपने डिसाइपल की गलती की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। चुफिंग ये देखकर अपने मास्टर को बचाने के लिए अरीना के अंदर जंप करने वाला था, लेकिन अचानक उस पर एक पावरफुल प्रेशर पड़ गया, जिसे महसूस करते हुए चुफिंग कहता है कि ये तो सप्रेशन हो रहा है, जो कि मास्टर यांग टियान चुफिंग पर लगा रहे थे। चुफिंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने ऑलरेडी हार मान ली
है। तो आखिर इस अटैक का क्या मतलब है, इस पर मास्टर यांग टियान जवाब देते हुए कहता है कि वो अटैक पहले ही चल चुका था और वैसे भी ये अरीना है जहाँ पर हाथों और तलवारों की आंखें नहीं होती, यानी कि वो किसी को भी इंजर्ड कर सकती है। अब यून तो बहुत बड़ा कमीना था। हम देखते हैं कि उसने चुफिंग की नजरों के सामने यहाँ पर उसके मास्टर के पेट में कई सारे स्पीयर गुंसा दिए, जिससे वो उन्हें बुरी तरीके से इंजर कर देता है। साथ ही साथ उसने अपने स्पीयर से मास्टर चैंकिंग का एक हाथ भी काट दिया था। इसके बाद वो उसे पावरफुल किक करते हुए अरीना से बाहर की तरफ पटक चुका, जो देखकर तो दर्द से चुफिंग अपने मास्टर का नाम लेकर चिल्लाता है। जबकि हम देखते हैं कि मिस लिंगलोंग भी फिर से मास्टर चैंकिंग को पकड़कर हील करना शुरू कर देती है। चुफिंग को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था और वो गुस्से के साथ कहता है कि आओयुन, मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। जिस पर आओयुन कहता है, तो इसके मतलब कि तुम मुझसे फाइट करके मरना चाहते हो, चलो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी ये ख्वाहिश मंजूर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आओयुन चुफिंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। मास्टर यांग टियान भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जहां वो सबके सामने अनाउंस करते हुए कहते हैं कि आओयुन और चुफिंग के दरमियान ये एक प्राइवेट बैटल होने वाली है, जिसमें लाइफ एंड डेथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई भी इसके बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। मास्टर यांग को तो चुफिंग पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, तो तय रहा, कोई भी इस मैच में इंटरफियर नहीं करेगा। वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं चुफिंग का बड़ा भाई हूँ, मैं उसे किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, यानी कि चुफिंग अगर मरने वाला हुआ तो मास्टर यांग बेशक बीच में उतरेंगे, फिर इसके लिए चाहे उन्हें जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े। मास्टर यांग टियान तो दूसरी तरफ इसी बात से खुश थे कि उनके एक तीर से 2 निशाने लग चुके हैं, इसलिए उन्होंने चुफिंग पर अपना प्रेशर लगाना बंद कर दिया था। जहां पर प्रेशर के खत्म होती है, हम देखते हैं कि चुफिंग फौरन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए 2 तलवारें बना लेता है, जिनका इस्तेमाल करते हुए आओयुन के साथ टकराने लगा। जबकि आओयुन अपने स्पेयर का इस्तेमाल कर रहा था, हम देखते हैं कि आओयुन ने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए चुफिंग पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था, जहां वो चुफिंग से कह रहा था कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे पावर लेवल का गैप कितना बड़ा है। चुफिंग जो कि उसके पावर को महसूस कर पा रहा था, वो अपने मन में कहता है कि ये तो प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 8 स्टेज का कल्टिवेटर है, जबकि चुफिंग खुद प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 5 का कल्टिवेटर है। वो अपने मन में सोचने लगा कि मुझे अपनी गोल्डन लाइटनिंग का इस्तेमाल करना होगा, जो कि कुछ देर के लिए चुफिंग के पावर लेवल को बूस्ट कर सकती है। यही सोचते ही चुफिंग फिर से अपनी गोल्डन लाइटनिंग की पावर्स एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से चुफिंग अपने प्रोफाउंड रेल्म के लेवल 7 पर पहुंच जाता है, जिसके प्रेशर की वजह से वो आओयुन को पीछे की तरफ धकेल पाया। आओयुन भी ये देखकर सरप्राइज हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है, जो ये हर बार मुझे सरप्राइज कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुफिंग आगे की तरफ बढ़ते हुए इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था, जहां वो लगातार अपने स्पिरिचुअल सोर्स के अटैक उस पर चल रहा था, जिन्हें ब्लॉक करते हुए आओयुन चुफिंग से कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक काफी ज्यादा खास दिखाई दे रही है। जिस पर चुफिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी किंगलोंग सेट की रोरिंग ड्रैगन ब्लेड टेक्निक है, तुम सिर्फ अपनी आंखें फाड़ कर इस टेक्निक को देखते रहो कि ये क्या क्या कर सकती है। ये कहती चुफिंग एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा, जहां आओयुन अपनी जुबान को होंठों पर पैरते हुए कहता है कि आज पहली बार मुझे किसी को टॉर्चर करने का काफी मन कर रहा है, जो बोलती आओयुन अपने आइस एट्रीब्यूशन पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और वो इसका इस्तेमाल करते हुए चुफिंग पर हमला करने लगा। मगर हम देखते हैं कि चुफिंग ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस आइस अटैक को बीच में से काट दिया। लेकिन इससे पहले कि चुफिंग यहाँ आओयुन के पास आ पाता, तभी आओयुन ने दूर से कई सारे आइस नीडल अटैक एक साथ ही चुफिंग पर चल दिए, जो कि चुफिंग को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। साथ ही साथ आओयुन ने चुफिंग की बॉडी और उसके पैरों को भी यहाँ पर आइस के अंदर फ्रीज कर दिया था, ताकि वो अपनी जगह से मूव ना कर सके। और ऐसा करने के बाद वो अपने स्पीयर को लेकर तीसी के साथ चुफिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अपने हर एक दुश्मन को खाक में मिला देता हूँ, आज तक मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुफिंग अपने अंदर मौजूद एगी से कहने लगा कि मुझे तुम्हारी थोड़ी एनर्जी उधार चाहिए, जो सुनकर क्वीन भी अपनी एनर्जी यहाँ चुफिंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, जिस वजह से चुफिंग एक पावरफुल एनर्जी बस्ट के साथ खुद को साइज से आजाद करा चुका। साथ ही साथ हम देखते हैं कि चुफिंग की बॉडी से कई सारे गोल्डन ब्लेड्स निकलते हुए सीधे जाकर आओयुन की बॉडी से हिट होने लगे। और फाइनल अटैक के तौर पर हम देखते हैं कि चुफिंग ने अपनी रोरिंग ड्रैगन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए आओयुन की बॉडी पर एक पावरफुल स्लैश कर दिया था, जिसकी वजह से आओयुन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया और वो नीचे की तरफ गिरते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा लेवल इतनी जल्दी जल्दी अपग्रेड कैसे हो रहा है, तुम भी प्रोफाउंड रेल्म के 8 लेवल पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। मास्टर यांग टियान भी ये सब देख रहा था, जहां वो अपने मन में कह रहा था कि इस लड़के को शायद मैंने कोई ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये फ्यूचर में हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए वो यहाँ पर आओयुन को आवाज देते हुए कहता है कि जल्दी से अपने ब्लड फाइंड इवल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करो, ताकि चुफिंग को जान से मारा जा सके। ये सुनकर तो आओयुन जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि चुफिंग तुम एक मॉन्स्टर हो ना, तो चलो मैं तुम्हें तुमसे भी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाता हूँ। ये कहते ही यहाँ आओयुन की बॉडी से काफी खतरनाक इवल एनर्जी अनलीश होने लगी, जिसे महसूस करके तो सब लोग कांप रहे थे। मास्टर
यांग को भी अब चूफिंग के लिए परेशानी होने लगी, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि एगी चूफिंग को बताने लगती है कि ये तो ब्लड फाइंड इविल आर्ट डिमोनिक टेक्निक है जो कि काफी अरसे पहले खो चुकी थी। इसे कल्टिवेट करने के लिए यूजर को दूसरे इंसानों की लाइफ फोर्स छीननी पड़ती है, जो कि आउयुन ने अपने ही कई सारे डिसाइपल्स के साथ किया था। फिर साथ ही एगी बताती है कि इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद इससे वापस मुड़ा नहीं जा सकता, यानी कि आउयुन हमेशा हमेशा इसी तरह का एक मॉन्स्टर बनकर रह जाएगा। इसे खत्म करने की वजह से उसे काफी बैकलैश हो सकता है। सामने की तरफ हम देखते हैं कि आउयुन यहाँ पर पूरी तरीके से एक डिमोनिक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है। चूफिंग जवाब देते हुए कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आउयुन जिंदा नहीं बचेगा दोबारा इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए। जिस पर एगी चूफिंग से कहती है फिर तो इसे जान से मारने के लिए तुम्हें अपने सिग्नेचर स्पेशल मूव का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ वो भी ये सब कह रही थी कि तभी अचानक सामने की तरफ से हम देखते हैं कि वो डीमन तीसी के साथ मूव करते हुए चूफिंग की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही सर वो कह रहा था कि मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। ये कहती वो चूफिंग के पीछे आकर यहाँ उसे एक पावरफुल हिट कर देता है, जिसकी वजह से चूफिंग के रोरिंग ड्रैगन ब्लेड चकनाचूर हो गए थे। अरीना में चारों तरफ धुआं हो गया, जबकि मास्टर यांग टियान भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि चूफिंग मारा गया होगा, पर जब अरीना से धुआं था तो उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी, क्योंकि जमीन पर पड़ा हुआ चूफिंग नहीं बल्कि उसका डिसाइपल आउयुन था। क्योंकि आउयुन ने जिसे हिट किया था वो असल में चूफिंग का एक इल्यूजन था। आउयुन को भी ये बात समझ आ गई थी कि चूफिंग तो एक ग्रे रोब वर्ड स्पिरिटिस्ट है। जो स्पिरिटिस्ट काफी ज्यादा खास कल्टिवेटर होते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेशंस बना सकते हैं और साथ ही साथ वो अलग अलग स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, ताकि वो उन स्पिरिट्स को अपने लिए बैटल में इस्तेमाल कर सके। चूफिंग भी यहाँ पर इस वक्त काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, जिसने एक स्पिरिचुअल क्यूबिक फॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट की हुई थी, जिसके इस्तेमाल करते हुए आउयुन पर हमला करते हुए कह रहा था कि चलो डीमन मेरे सामने झुककर अपने गुनाहों की माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आउयुन चूफिंग के पास नहीं आ पा रहा था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल क्यूब उसकी बॉडी के साथ चिपकते उसे पीछे की तरफ धकेल रहे थे, जिनके नीचे वो ऑलमोस्ट दस ही चुका था। लेकिन आउयुन को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सामने कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये कहते वो काफी ज्यादा जोरों के साथ चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से पहले से भी ज्यादा इवल एनर्जी अनलीश होने लगी और वो ट्रांसफॉर्म भी हो चुका था, जिसे देखकर चूफिंग अपने मन में कह रहा था कि इसके अंदर जो बच्चे कुछ इंसानियत थी वो भी अब खत्म हो चुकी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन तीसी के सरागी की तरफ बढ़ते हुए चूफिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जहाँ वो अपने क्लास से हिट करके चूफिंग को पीछे की तरफ धकेल चुका। लेकिन चूफिंग खुद को संभालते हुए अपने रोरिंग ड्रैगन ब्लेड्स को तीसी के साथ थ्रो करते हुए उस डीमन के बैक में दंसा देता है। लेकिन इससे तो उस डीमन को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो तीसी के साथ मूव करते हुए फुन से जंप करके चूफिंग के पीछे आते हुए यहाँ पर अपने दोनों हाथों से उसे हिट करते हुए जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो दोबारा से तीसी के सर नीचे की तरफ आते हुए यहाँ बार बार चूफिंग को हिट करने लगा और वो उसे सर से पकड़ते हुए जमीन पर दोबारा से पटक देता है। एक के बाद एक हिट लगातार चूफिंग को पड़ रहे थे और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ एक दीवार से जा लगा। लेकिन हमें जानने को मिलता कि ये सब कुछ चूफिंग की पहले से ही चाल थी। वो खुद ही अपने स्पीयर से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहता था। वो देखते हैं कि आउयुन तीसी से उसकी तरफ आ रहा है और यही था चूफिंग के पास बेहतरीन मौका। जैसे आउयुन उसके सामने पहुंचा, चूफिंग फौरन से अपने स्पीयर को एक्टिवेट करके यहाँ आउयुन पर पीछे से अपने स्पीयर से हमला करवा देता है, जो स्पीयर उसकी बॉडी के आर पार घुस गया। साथ ही हम देखते हैं कि चूफिंग ने फौरन से अपने व्हाइट टाइगर असैसिनेशन आर्ट टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो तो एक एम्परर लेवल टेक्निक थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि चूफिंग अपनी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस डीमन का बहुत ही बुरा हाल कर देता है। इसी टेक्निक की वजह से चूफिंग ने आखिरकार आउयुन को बुरी तरीके से हरा दिया। वो जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। चूफिंग का स्पीयर उसके सर के पास ही पड़ा है, जबकि चूफिंग उसका किस्सा खत्म करने के लिए धीरे धीरे यहाँ से डीमन की तरफ आ रहा था। ये देखकर मास्टर यांग टियान फौरन से खड़े होते हुए चूफिंग से कहता है कि चलो ये मैच यही खत्म हुआ, चूफिंग तुम जीत गए, अब तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूफिंग तो एटीट्यूड से मास्टर यांग टियान की तरफ देखते हुए फिर से अपने स्पीयर को उठाकर गोल घुमाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसने आउयुन का सर काट दिया था। साथ ही साथ वो उसे किक करते हुए तीसी से मास्टर यांग टियान की तरफ भेजने लगा। इसके साथ चूफिंग मास्टर यांग टियान की बात उसी के मुंह पर दे मारता है, जहां वो कह रहा था कि अरीना में हाथों और स्पीयर की आंखें नहीं होती, वो किसी को भी इंजर्ड कर सकती है। ये देखकर तो सब लोग इस सरप्राइज हो गए थे कि चूफिंग में इतनी सारा हिम्मत आ गई कि उसने मास्टर यांग टियान को गुस्सा दिला दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यांग टियान भी गुस्से में आकर अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए चूफिंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और कहावत भी बताता हूँ, जो कि है आंख के बदले आंख और जान के बदले जान, यानी कि तुमने मेरी डिसाइपल की जान ली है और उसी के बदले मैं तुम्हारी जान लूंगा। एगी तो ये सिचुएशन देखकर चूफिंग से कहती है कि चूफिंग जल्दी से अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, ताकि मैं इस सेग मास्टर को हराकर तुम्हें बचा सकूं। लेकिन चूफिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं रुक जाओ, वो जानता रहा कि उसका बड़ा भाई फेंग यान उसे कुछ नहीं होने
देगा और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि मास्टर यांग टियान जैसे ही चुफिंग को मारने के लिए अपने स्पीयर को उसकी तरफ थ्रो करता है, तभी अचानक मास्टर फेंग यांग फौरन से यहाँ स्पीयर के सामने आते उसे ब्लॉक कर देता है। फेंग यांग को अपने सामने देखकर यांग टियान कहता है कि फेंग यांग, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो रॉयल पैलेस के ग्रैंड मास्टर हो ना, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि रॉयल पैलेस सेक्स के अंदरूनी मामलों में टांग नहीं अड़ा सकता। क्या तुम रॉयल पैलेस के कानून की इस तरह से खिलाफ वर्जी करोगे? जिस पर मास्टर फेंग यांग जवाब देते हुए कहता है कि ये एक प्राइवेट डुअल है, इसमें कौन जीता है कौन मरता है इसमें किसी को भी इंटरफियर करने का कोई हक नहीं। और वैसे भी मैं रॉयल पैलेस की तरफ से तुम्हें तुम्हारे डिसाइपल की वजह से कन्फ्रंट कर रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे डिसाइपल के पास वो इवल टेक्निक आई कहां से, वो भी रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर मास्टर यांग टियान को काफी गुस्सा रहा था, वो अपनी एनर्जी अनलीश करने लगे, जिस पर मास्टर फेंग यांग भी अपनी एनर्जी अनलीश करता है। सती सर वो गुस्से में कह रहे थे कि मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए मेरे छोटे भाई को आज कौन जान से मारेगा। ये सब बोलते हुए फेंग यांग यहाँ पर चुफिंग से कहता है कि चुफिंग तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। जो सुनकर तो चुफिंग व्हाइट ईगल पर सवार होते हुए अपने दोस्तों के साथ फौरन वहाँ से निकल जाता है, जबकि व्हाइट रोब वाला वो आदमी भी यहाँ पर ये सब देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि चुफिंग ये आदमी काफी इंटरेस्टिंग है। पीछे की तरफ मास्टर फेंग यांग यहाँ पर यांग टियान पर अपने स्पीयर से हमला करते हुए कहता है कि यांग टियान, अगर इसके बाद भी तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो तुम किलिन रॉयल पैलेस में आकर मुझसे फाइट कर सकते हो, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये सब कहते हुए मास्टर किंग फंग भी वहाँ से रवाना हो जाता है, जिन्हें जाते हुए देखकर सारे लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मास्टर फेंग यांग किलिंग रॉयल पैलेस के ग्रैंड मास्टर है, जो कि चुफिंग को बैक कर रही है, यानी कि चुफिंग का बैकग्राउंड काफी सारा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कि चुफिंग आने वाले फ्यूचर में अपना बहुत बड़ा नाम करेगा। दूसरी तरफ मास्टर फेंग यांग को जाते हुए देखकर यांग टियान भी अपने मन में कह रहा था कि फेंग यांग, तुम्हारे किलिन रॉयल पैलेस से सीधा जाकर मैं नहीं टकरा सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं, तुमसे इस चीज का बदला तो मैं जरूर लूंगा। और जहाँ तक चुफिंग की बात है, जिसने मेरे प्लान्स को बर्बाद करने की गलती की है, इसकी वजह से मैं उसे जान से मारकर उसके पूरे के पूरे किंगलोंग सेक्ट को उसके साथ जमीन में दफनाऊंगा। लिन मोली के सामने यहाँ पर पिंजरे में एक बहुत बड़ा टाइगर मौजूद था, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है, जिसे मास्टर लिन मोली देखते हुए सवाल करके पूछते हैं तो ये है वो टाइगर जिसे विंड फाइन टाइगर कहा जाता है, क्या ये उतना ही खूंखार है जितना तुमने बताया था? इस पर उनका सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये बहुत ही खूंखार है, ये ऑलरेडी मेरे 2 कोर डिसाइपल्स खा चुका है। जिस पर मास्टर लिन मोली जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा अगर ये बात है फिर तो मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। और ये कहती वो फौरन से अपने सर्वेंट को गले से पकड़कर यहाँ उस केज के अंदर पटक देता है, जहाँ वो टाइगर उस पर झपट पड़ा और वो फौरन से उसे निकल गया। यहाँ ये सब देखकर तो मास्टर लिन मोली को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, वो खुश होते हुए कह रहा था वाकई में ये टाइगर तो काफी ज्यादा खूंखार है, यकीनन ये टाइगर मेरे बेटे को काफी पसंद आएगा। इससे हमें जानने को मिलता है कि मास्टर लिन मोली कितने ज्यादा जालिम इंसान है। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर यांग टियान भी आ जाते हैं, जो कि मास्टर लिन मोली की ये बातें सुनते हुए कहता है कि मास्टर लिन मोली के शौक तो काफी ज्यादा नवाबी है। मास्टर यांग टियान की ये बात सुनकर लिन मोली उससे कहता है कि पहले तो तुम यहाँ पर बिना बताए आ गए, उसके बाद शायद तुम भूल गए कि मैं किलिंग जेड मेंशन का लॉर्ड हूँ और तुमने मेरे सामने बो डाउन भी नहीं किया, क्या तुम मरना चाहते हो? जिस पर मास्टर यांग टियान जवाब देते हुए कहता है कि इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक अभी के लिए किलिंग जेड मेंशन के लॉर्ड हो लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हो कि फेंग यान अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके प्रोफाउंड रेल में इंटर कर चुका है, साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी आपसे ज्यादा है, इसके अलावा उसकी इंपीरियल कोड के साथ ताल्लुक भी आपसे ज्यादा गहरे है। तो मुझे लगता है कि जल्दी आपके ये किलिंग जेड मेंशन और आपकी ये पोजीशन उन्हें दे दी जाएगी। ये सारी बातें सुनकर मास्टर लिन मोली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि इस तरह से क्या तुम मुझे धमकी देना चाहते हो? लगता है कि तुम्हारे दिन पूरे हो गए, मरने के लिए तैयार हो जाओ, इससे पहले कि मास्टर लिन मोली कुछ कर पाता। तभी मास्टर यांग टियान का सर्वेंट जिसका नाम गोस्ट फेस था, वो यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उस टाइगर को जान से मारने लगा, जिससे थोड़ा बहुत मास्टर लिन मोली भी घबरा जाते हैं। साथ ही साथ मास्टर यांग टियान कह रहा था कि आज के दिन मरने वाला मैं नहीं हूँ। वैसे भी लॉर्ड लिन मोली, मैंने सुना है कि आपको एम्परर बरियल टॉम के एंट्रेंस के बारे में मालूम हो चुका है, लेकिन आपने उस बारे में इंपीरियल कोर्ट को रिपोर्ट नहीं किया। आप जानते हो ना कि ये कितना बड़ा गुनाह है, इसकी सजा के तौर पर आपका पूरा के पूरा सेक्ट जान से मारा जा सकता है। जो सुनकर तो मास्टर लिन मोली अपने मन में घबराते हुए कहता है तो इसका मतलब कि ये खबर यांग टियान तक भी पहुंच गई। यहाँ गोस्ट फेस ने उस टाइगर को जान से मार डाला था, जिसका खून मास्टर लिन मोली के चेहरे पर भी उड़ाया। दूसरी तरफ मास्टर यांग टियान जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लिन मोली, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो उल्टा यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें सिर्फ किंगलोंग सेक्ट को खत्म करने में मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं चुफिंग को जान से मार सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किंगलोंग सेक्ट पर आ जाता है, जहाँ पर हम मिस यूमी और सूरो को देखते हैं। ये दोनों ही सिस्टर किंगलोंग सेक्ट की फॉर्मेशन आई को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर मिस यूमी कहती है कि चुफिंग जब देखो हम पर हुक्म चलाता रहता है, मानो कि सारे काम वो हमसे ही कराएगा। इस पर मिस सूरो जवाब देते हुए कहती है कि ऐसी बातें मत करो, चुफिंग खुद काफी ज्यादा अच्छा है, वो ये काम कर लेता, लेकिन इस वक्त वो सेक्लूशन में है ताकि वो हमारे सेक्ट मास्टर को हील कर सके। वो सेक्ट मास्टर
मास्टर को इलाज के बीच में छोड़कर नहीं आ सकते, वरना जरूर वो यहाँ पर आकर हमारी मदद करे, तो तुम बिला वजह की कंप्लेंट्स करना बंद करो। ये सुनकर तो मिस यूमी भी फुन से आकर अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा ही बातें करने लग गई, मैं तो बस सिर्फ मजाक कर रही थी। यहाँ जब वो ये कह ही रही थी तभी अचानक वहाँ पर लगी हुई फॉर्मेशन आई डीएक्टिवेट होना शुरू हो गई, जिसका मतलब कि सेट पर हमला हो चुका है। ये लिन मोली के सोल्जर्स थे जो कि गोस्ट फेस के साथ मिलकर यहाँ सेट पर हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं, जिनकी तरह काफी ज्यादा थी। किंगलोंग सेट के डिसाइपल्स भी उनसे लड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन सोल्जर्स के सामने अकेले नहीं टिक पा रहे। तभी अचानक हम देखते हैं कि किंगलोंग सेट का एक एल्डर इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए सोल्जर्स को जान से मारने लगा, जो देखकर थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई दे रही थी। पर तभी अचानक वहाँ पर गोस्ट फेस आ गया, जो कि अपनी इविल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को जकड़ लेता है। ये देखकर एक डिसाइपल घबराते हुए गोस्ट फेस से कहता है कि उन्हें नीचे उतारो, लेकिन गोस्ट फेस तो उल्टा उस एल्डर की सारी हड्डियां तोड़ते उसे नीचे की तरफ पटक कर उस डिसाइपल से कहता है कि क्या तुम कुछ कह रहे थे, जो देखकर सारी डिसाइपल्स काफी ज्यादा घबरा चुके थे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे चिकन रोड पायरेट एडिशन कहते हैं। इस गेम में आप एक चिकन को गाइड करते हैं और आपके पीछे एक ह्यूज शार्क पड़ा होता है, जहाँ हर सेकंड लगता है कि आप बस सिर्फ एक ही स्टेप दूर हो बिग विन से। इसी टेंशन की वजह से गेम सुपर एडिक्टिव है। ये गेम इंडिया के सबसे पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव है, जिस पर बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर इसके अलावा और भी कई सारे गेम्स मौजूद है, जिसे आप लोग एंजॉय कर सकते हो। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि सब लोग यही गेम क्यों खेल रहे हैं, तो कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फाइल ओपन करो, खुद को रजिस्टर करो और इस गेम को एंजॉय करो। यकीनन आपको मजा आएगा। तो चलो अब और सारा टाइम ना सेट करते हुए वापस से हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ गोस्ट फेस इससे पहले कि उन पर हमला कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि यूमी और सुरु वहाँ पर पहुँच गए, जो कि अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। मिस यूमी तो उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से हमारे सेट पर हमला बोलने की, जिस पर गोस्ट फेस यहाँ चुफिंग पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए कहता है कि चुफिंग ने गद्दारी की है, इसलिए किलिंग जेड मेंशन ने उसका अरेस्ट वारंट जारी किया और मैं उसे यहाँ पर से लेकर जाने के लिए आया हूँ। मिस सुरु को तो शक हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डिसाइपल ये सारी बातें सुनकर फन से खुद को आजाद करवाते हुए गोस्ट फेस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम चुफेंग को बंदी बनाकर नहीं ले जा सकते, ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। जिस पर गोस्ट फेस जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और ये कहती है फन से उस डिसाइपल को जान से मार चुका। ये देखकर तो अब मिस सुरु को भी गुस्सा आ गया था और वो अपनी तलवार लेकर फन से आगे की तरफ बढ़ते हुए गोस्ट फेस पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसके स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक को बेशक गोस्ट फेस ने ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ वो मिस सुरु से कहने लगा कि इतना सब कुछ सिर्फ एक इंसान के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें सोच लेना चाहिए, पूरे के पूरे सेट की जान के बदले एक इंसान की जान ही तो हमें लेनी है, इसलिए चुफिंग को मुझे यहाँ से लेकर जाने दो। यहाँ वो ये सब जब कह रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूमी साइड से गोस्ट फेस पर हमला करते हुए कह रही थी कि बदसूरत आदमी बकवास बंद करो। मिस यूमी अपनी डबल सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए गोस्ट फेस पर कई सारे हमले करने की कोशिश करती है, लेकिन गोस्ट फेस ने वो सारे अटैक्स डॉज कर लिए थे। साथ ही वो मिस यूमी पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। मिस यूमी के आसपास पर्पल कलर का ऑरा फैल चुका था, जिससे वो अपनी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए गायब कर चुकी। फिर तब तक उसकी तरफ गोस्ट फेस का एक दूसरा अटैक बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए वो तैयार नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि मिस सुरु अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करवाकर अपनी बहन को बचा लेती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और ये दोनों ही पीछे की तरफ धकेली गई थी। ब्लास्ट का धुआं हटने के बाद गोस्ट फेस यहाँ पर कहने लगा कि पहले मैंने तुम दोनों को इस नजर से नहीं देखा था, लेकिन अब सोचने के बाद मैं ये समझ गया कि तुम दोनों लड़कियां कितनी खूबसूरत हो। क्यों ना तुम दोनों खूबसूरत लड़कियां भी मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को रानी बनाकर रखूंगा। जो बोलते हुए गोस्ट फेस अपनी इवल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को जकड़ लेता है। साथ ही सर वो कह रहा था कि हम तीनों काफी मजे करेंगे। जो सब बोलते हुए इवल्स की तरह हंस रहा था। मिस यूमी ये सब देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मास्टर फेंग यांग, जो कि किलिन रॉयल पैलेस के ग्रैंड मास्टर है, वो तुम्हें इसकी सजा देंगे। इस पर गोस्ट फेस जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम उस फेंग यांग की बात कर रही हो, उस पर भी तो गद्दारी का इल्जाम है, जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी बंदी बना लिया। कल के दिन तो उसे सजाए मौत भी सुनाई जाने वाली है। यहाँ मिस यूमी और सुरु को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। गोस्ट फेस उन्हें देखकर हंसते हुए कह रहा था कि लगता है कि चुफेंग पहले ही तुम दोनों को पीछे छोड़कर भाग चुका, पर कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे साथ आओगे और वो चाहे जितना मर्जी दूर भाग ले, वो कहीं बचकर नहीं जा पाएगा। एक न एक दिन तो वो मरेगा जरूर। ये बोलते हुए उन दोनों लड़कियों को अपनी तरफ लेकर आ ही रहा था कि तभी अचानक साइड से आवाज सुनाई देती है कि मरने वाला मैं नहीं बल्कि तुम होंगे। जिस आवाज के साथ ही हम देखते हैं कि दो रोरिंग ड्रैगन ब्लेड बिजली की तेजी के साथ सामने की तरफ आते हुए गोस्ट फेस के दोनों हाथ काट देती है, जिससे गोस्ट फेस घुटनों पर आ चुका था। ये दोनों आजाद हो चुकी थी। साथ ही सर हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे डैगर्स हवा में आ चुके थे,
जो कि बेरहमी के साथ किलिंग जेड मेंशन के सोल्जर्स को जान से मारना शुरू कर चुके हैं। असल में ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि चू फेंग था, जो कि बिजली की रफ्तार के साथ भागते भागते यहाँ पर पहुंच चुका था और वो इस वक्त काफी ज्यादा कूल और खतरनाक दिखाई दे रहा है, जो कि हवा में खड़ा अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि किंग लोंग सेट में घुसपैठ करने की सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा है मौत। घोस्टफेस तो यहाँ पर चू फेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर घबराते हुए कह रहा था कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझसे काफी ज्यादा है, मैं नहीं बच सकता। वो डरते डरते पीछे की तरफ हट रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि चू फेंग का डैगर उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। तभी अचानक वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, मुझे मत मारो, मेरे पास एम्परर बरियल टॉम का राज है। जो सुनकर तो चू फेंग और एगी दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। एगी तो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि उसे मत मारो, उसे बोलने दो, जिस पर चू फेंग भी उससे कहता है कि चलो जल्दी जल्दी बौंकना शुरू करो, जिस पर वो सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है कि कैसे लिन मोली को पहले ही एम्परर बरियल टॉम की एंट्रेंस का मालूम हो चुका था, लेकिन उसने इस बारे में रिपोर्ट नहीं किया और वो एंट्रेंस गोंग फैमिली के रूम में है। जिस पर एगी तो चू फेंग से कहने लगी कि लड़के तुम काफी ज्यादा खुशनसीब हो, एक और जैकपॉट तुम्हारे हाथ लग गया। यह इस इंफॉर्मेशन के बदले चू फेंग ने अपना डैगर पीछे हटा लिया था और उसका ध्यान एगी की तरफ था। जो मौका देखकर घोस्टफेस को लगता है कि शायद वो अपने पोजीशन से चू फेंग की जान ले सकता है और इसलिए हम देखते हैं कि उसने यहाँ चू फेंग पर हमला करने की गलती कर दी, लेकिन चू फेंग आसानी के साथ उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए फौरन से अपने डैगर्स को यहाँ उसकी बॉडी के आर पार करवाना शुरू कर चुका। जहाँ इतने सारे डैगर्स की वजह से घोस्टफेस की जान चली जाती है। चू फेंग उसे मारने के बाद कहता है क्या है तुमने ये सोच भी कैसे लिया था कि तुम्हारी ये चालाकी मेरे सामने काम आएगी। ये करने के बाद चू फेंग फौरन से अपनी दोनों लवर्स की तरफ बढ़ता है, जहाँ उनसे कह रहा था कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। मिस यूमी थोड़ी बहुत इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन वो खड़े होकर जवाब देते हुए कहती है कि इस तरह की थोड़ी बहुत इंजरी से मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर चैंग किंग भी आ जाते हैं, जो कि जख्मी हालत में कह रहे थे। तो इसका मतलब कि यांग टियान ने किलिंग जेड मेंशन के लिन मोली से हाथ मिला लिया, वो इस मामले को इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देगा। जिस पर चू फेंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किंग लोंग सेट के लिए इंसाफ लेकर ही रहूंगा। यानी कि चू फेंग वहाँ पर जाने वाला है, जिस पर एक डिसाइपल सवाल करते हुए पूछता है कि चू फेंग क्या तुम वहाँ पर अकेले जाओगे, ये बहुत ही जरा खतरनाक है। इस पर चू फेंग जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर फेंग यांग ने हमेशा मेरी जान बचाई, इसलिए मैं उस एक्सिक्यूशन ग्राउंड में जा रहा हूँ। ये कहते हुए चू फेंग अभी वहाँ जाने वाला था, तभी अचानक वो डिसाइपल चू फेंग से कहता है एक बार फिर से सोच लो, वो किलिंग जेड मेंशन बहुत ही जरा खराब जगह है। जो बोलते हुए वो लड़का अपनी बहन को याद करते हुए यहाँ पर चू फेंग को बताता है कि लिन मोली का एक ही बेटा है, जो कि जो मर्जी करे उसे कोई नहीं रोकता। वो मेरी बहन को भी उठाकर ले गया, उसके बाद मेरी बहन की मुझे कोई खबर नहीं मिली। इवन मैंने तो कुछ अफवाहें सुनी है कि लिन मोली का बेटा बहुत बड़ा कमीना है, जो कि उन लड़कियों को कभी आजाद नहीं करता, बल्कि वो उन्हें अपने टाइगर बीस्ट को खिला देता है। यहाँ जब वो डिसाइपल ये सब कुछ कह रहा था, सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किलिंग जेड मेंशन पर आ जाता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो सारी बातें बिल्कुल सच थी। लिन मोली का बेटा बहुत बड़ा कमीना था, जहाँ वो मासूम लड़कियां यहाँ अपने टाइगर को खिला रहा था। हम देखते हैं कि 3 लड़कियां इस वक्त भी बंदी थी, जो कि तीनों ही काफी ज्यादा घबराई हुई थी। लिन चोंग तो उन्हें बहुत ही बुरी नजरों से देख रहा था, वो पहले इन लड़कियों का रेप करता, उसके बाद वो इन्हें अपने बीच को खिला देता। इस वक्त भी वो यहाँ एक लड़की के साथ बिल्कुल ऐसे ही करने वाला था, जहाँ वो उसे जबरदस्ती हाथ से पकड़कर अपने बिस्तर पर ले जाता है। वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। इस पर लिन चोंग उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम खुद सोच लो, क्या मैं तुम्हें खाऊं या फिर मेरा टाइगर तुम्हें खाए। यहाँ लिन चोंग जब ये सब कह रहा था, पीछे की तरफ से हम देखते हैं कि उसका टाइगर भी जोर जोर से दौड़ रहा था। तभी अचानक हमें उसके टाइगर का खून यहाँ फैलता हुआ दिखाई देता है। किसी ने अंदर की तरफ आते हुए फन से उस टाइगर को जान से मार डाला था, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो चू फेंग है, जिसे देखने के लिए लिन चोंग अभी पीछे की तरफ देखने लगा था। तभी अचानक चू फेंग ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात दे मारी, जिसके बाद चू फेंग उसके सर पर पैर रखते हुए कहता है कि तुमसे बड़ा जानवर मैंने कभी नहीं देखा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे यह एग्जीक्यूशन ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर की फेंग यांग को पूरी तरीके से जख्मी करके जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जहाँ पर इस हालत में ब्रदर फेंग यांग कह रहा था कि तुम दोनों कमीनों ने हाथ मिलाकर मुझे धोखे से पकड़ा है, और अब तुम मेरा इस्तेमाल करते हो मेरे छोटे भाई चू फेंग को भी पकड़ना चाहते हो। चू फेंग चाहे जो मर्जी हो जाए, प्लीज मेरे लिए मत आना। यहीं पर पास में हम लिन मोली और मास्टर यांग टियान को भी देखते हैं, जहाँ मास्टर यांग टियान अपने मन में सोच रहा था कि पहले तो घोस्टफेस चू फेंग को जान से मार डालेगा, लेकिन अगर वो चू फेंग को जान से नहीं मार पाया, तब भी हम फेंग यांग को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि चू फेंग यहाँ पर आ जाए। जो जैसे यहाँ पर आएगा, उसके बाद मैं अपने हाथों से उसे जान से मार डालूंगा। मास्टर यांग टियान तो ये सोच रहा था, जबकि वहीं पर मुझे लिन मोली अपने मन में कह रहा था कि यांग टियान काफी बड़ा कमीना है, इसकी वजह से मेरे इतने सारे सोल्जर्स बिला वजह मारे गए, लेकिन मुझे भी तो फेंग यांग को जान से मारना है, जिसमें मैं और सारा देरी नहीं कर सकता। यही कहते हुए लिन मोली फिर से खड़ा होकर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि फेंग यांग को जान से मार डालो, उसके मरने का समय हो गया। जो सुनकर तो यांग टियान यहाँ पर लिन मोली से कहता है कि तुम ऐसा नहीं
नहीं कर सकते। हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था कि तुम फेंग यांग को तब तक जान से नहीं मारोगे जब तक चू फेंग यहाँ पर नहीं आ जाता। हम उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लिन मोली कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मैंने कहा ना उसे मार डालो। जो सुनकर मास्टर फेंग यांग के सर पर मौजूद एक सोल्जर अपनी तलवार उठाते हुए अभी यहाँ पर मास्टर फेंग यांग का सर काटने वाला था, तभी अचानक हम देखते हैं कि साइड से एक अटैक आकर फिर से उस सोल्जर की जान ले लेता है। जो देखकर तो यांग टियान खुश हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि चू फेंग होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो फन से अपने स्पेयर को भी बाहर की तरफ निकाल चुका, और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि चू फेंग यहाँ पर हीरो की एंट्री के साथ पहुंच जाता है। उसके साथ साथ एक कॉफिन भी है, जहाँ चू फेंग पहुंचने के बाद एटीट्यूड से कह रहा था कि मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए फेंग यांग को कौन जान से मारता है। यह सुनकर तो यांग टियान गुस्से के साथ फिर से अपने स्पेयर को लेकर हवा में जंप करते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो, लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जो कहते हुए एक पावरफुल स्लैश अटैक फिर से चू फेंग पर लगा चुका, जिसे चू फेंग साइड पर जंप करते हुए डॉज कर लेता है। साथ ही सर हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर से लिन चोंग निकलकर बाहर आने लगा। अपने बेटे को यहाँ पर देखकर तो लिन मोली काफी सारा घबरा गया था, और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि लिन चोंग आखिर तुम यहाँ पर कैसे। हम देखते हैं कि लिन चोंग की गर्दन में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी भी बंधी हुई थी। साथ ही सर हम देखते हैं कि चू फेंग ने उसके सर पर दोबारा से पैर रख दिया। ये देखकर तो लिन मोली घबराते हुए कहता है कि रुक जाओ चू फेंग, कुछ भी मत करना, हम आपस में बात करते हैं। चू फेंग जवाब देते हुए कहता है कि बातों का समय गुजर गया, फौरन से फेंग यांग को आजाद करो वरना तुम जानते ही हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि यांग टियान तो अभी भी अपने स्पीयर को लेकर चू फेंग पर हमला करना चाहता था, लेकिन लिन मोली फौरन से अपनी तलवार निकालकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यांग टियान के हमले को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे को कुछ भी हो। इसलिए वो यांग टियान से कह रहा था कि रुक जाओ वरना मैं इंपीरियल कोर्ट में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा कि तुमने किलिंग जेड मेंशन के लॉर्ड को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जो सुनकर तो यांग टियान भी हंसते हुए अपने स्पीयर को उसकी गर्दन पर तानते हुए कहता है कि तुम मेरे बारे में रिपोर्ट करोगे, इससे तो तुम भी फंस जाओगे। सोचो कि तुम्हारे क्लैन के कितने लोगों के सर कट जाएंगे। जिस पर लिन मोली जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बेटे से बहुत सारा प्यार करता हूँ, उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लिन मोली की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी के सोल्जर भी यांग टियान पर अपने स्पीयर्स को तान चुके। यांग टियान मजबूरन अपने वेपन को नीचे करते हुए कहता है कि लिन मोली इसके लिए तुम बाद में बहुत पछताओगे। चू फेंग तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखकर हंसते हुए कहता है कि क्या नजारा है, आपस में कुत्तों को लड़ता हुआ देखकर बहुत ही मजा आ रहा है। लिन मोली को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए यहाँ चू फेंग से कहता है कि मेरे बेटे को आजाद कर दो और फेंग यांग को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर हम देखते हैं कि चू फेंग लिन चोंग को पकड़कर जंप करते हुए फेंग यांग के पास आ जाता है, जहाँ वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए फेंग यांग के चेन्स को काटकर उसे आजाद करा चुका। फेंग यांग भी जख्मी हालत में चू फेंग से कह रहा था कि छोटे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि चू फेंग को बेशक ही फेंग यांग मिल गया था, लेकिन फिर भी वो लिन चोंग को आजाद नहीं करता, बल्कि वो उसे अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है कि एक बार हम लोग सेफ लोकेशन पर पहुंचे, उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कर दूंगा, और अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो फिर मैं इसे जान से मार डालूंगा। जो सुनकर लिन मोली यहाँ पर उसे फॉलो नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग टियान अभी भी चू फेंग के पीछे रवाना हो चुका, जिससे लिन मोली को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से के साथ उसका नाम चिल्लाता है, जिस पर चू फेंग कहता है चूंकि यांग टियान ने अपने एग्रीमेंट को ब्रेक किया है, अब मुझे इसके लिए दोष मत देना। ये कहती वो लिन चोंग को अपने सामने की तरफ ले आया, जहाँ वो उसकी गर्दन दबाने से पहले लिन चोंग से कहने लगा कि मोटे गेंडे, मरने के बाद जहन्नम में तुमसे मुलाकात होगी, तुम्हारे हाथ कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं। ये कहती हम देखते हैं कि चू फेंग ने फन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिन चोंग की गर्दन तोड़ दी, जिसे जान से मारने के बाद चू फेंग नीचे की तरफ फेंक देता है। यांग टियान भी उसे देखते हुए कह रहा था कि इस लड़के की वजह से मेरा प्लान बिगड़ गया, ये तो मरना डिजर्व करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग टियान हाथ धोकर चू फेंग के पीछे पड़ चुका था, जहाँ पर यांग टियान की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, और वो चू फेंग की तरफ जंप करते हुए कह रहा था कि चू फेंग तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ये बोलते हुए यांग टियान फिर से चू फेंग के पीछे पहुंचकर अपने स्पीयर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। चू फेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ से दूर चला जाए, लेकिन यांग टियान उससे भी ज्यादा तेज मूव करते हुए फिर से उसके सामने आ गया, जहाँ वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए चू फेंग को हिट करके पीछे की तरफ बिल्डिंग्स पर दे मारता है। जो करने के बाद यांग टियान भी फिर से नीचे की तरफ आ चुका था, लेकिन तब तक चू फेंग वहाँ से आगे की तरफ बढ़ चुका। ऐसे तैसे चू फेंग ब्रदर फेंग यांग को पकड़कर अपने साथ वहाँ से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। फेंग यांग तो पहले ही बुरी तरीके से जख्मी है, और चू फेंग पर 2 लोगों का वजन था, इसलिए फेंग यांग चू फेंग से कहने लगा कि छोटे भाई मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाओ वरना तुम भी बच नहीं पाओगे। इस पर चू फेंग जवाब देते हुए कहता है कि चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो बोलते ही चू फेंग फिर से अपने अंदर मौजूद एगी को आवाज देते हुए कहता है कि एगी अपनी पावर से मेरी डीमन विंग्स क्रिएट करो ताकि हम 100 बैन रेवन तक जल्दी से पहुंच सके। जिस पर एगी ने फिर से बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू
शुरू कर दिया था और वो चुफिंग की बॉडी में अपनी पावर्स इंजेक्ट करते हुए कहती है कि चलो अब इसे दिखा देते हैं कि क्वीन आखिर क्या कर सकती है। ये बोलती एगी ने उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ चुफिंग की बॉडी पर डीमन विंग्स क्रिएट कर दिए थे, जिन विंग्स की वजह से अचानक से चुफिंग की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। यंग टियान भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ ओरिजिन रेल्म के 5th लेवल पर ही होकर चुफिंग इतना सारा तेज कैसे हो गया। असल में दोस्तों पिछले एपिसोड में मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मुझे लगा था कि चुफिंग प्रोफाउंड रेल्म के 5th लेवल पर है, पर असल में वो ओरिजिन रेल्म के 5th लेवल पर है। अभी तक वो प्रोफाउंड रेल्म पर नहीं पहुंचा। यहाँ पर हम देखते हैं कि चुफिंग उसी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा था। मास्टर यांग टियान भी अपनी पूरी रफ्तार एक्टिवेट कर देता है ताकि वो उसे फॉलो कर सके। चुफिंग भागता भागता आखिरकार यहाँ एक स्टोन फॉरेस्ट तक पहुंच चुका था, जहाँ मास्टर फेंग यांग भी चुफिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुफिंग यहाँ पर इससे पहले कि उस स्टोन फॉरेस्ट को पार कर पाता, अचानक उसके सर में तकलीफ होने लगी और वो नीचे की तरफ गिरने वाला था, लेकिन कैसे तैसे वो खुद पर काबू रखते हुए दोबारा से खुद पर कंट्रोल कर लेता है। अंदर की तरफ से एगी की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि अपने मन में कह रही है कि चुफिंग अभी तक ओरिजिन रेल्म का कल्टिवेटर है, वो इन डीमन विंग्स की पावर्स को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। पीछे की तरफ से हम देखते हैं कि रफ्तार स्लो होने की वजह से यांग टियान भी अभी तक पहुंच चुका है, जो कि स्लैशर एक्स से चुफिंग पर हमला करते हुए कह रहा था कि ये स्टोन फॉरेस्ट चुफिंग तुम्हारी कब्र बनेगी। चुफिंग भी ये देखकर उन अटैक्स को डॉच करते हुए फिर से अपने वेपन को निकालकर सामने की तरफ मौजूद चट्टानों को तोड़ने लगा ताकि वो इनके इस्तेमाल करते हुए यांग टियान की रफ्तार को स्लो कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा यांग टियान अपने स्पीयर को तेजी से चुफिंग की तरफ थ्रो करते हुए उसे हिट कर देता है, जिसकी वजह से चुफिंग के हाथ से मास्टर फेंग यांग भी नीचे की तरफ गिरने वाले थे, लेकिन कैसे तैसे वो दोबारा से उन्हें पकड़कर संभाल लेता है। मास्टर फेंग यांग तो चुफिंग से कह रहे थे कि अपनी लिमिट्स को पुश ना करो, इस तरह हम दोनों मारे जाएंगे, मुझे यहीं पर छोड़ दो, लेकिन चुफिंग उनकी बात ना सुनते हुए इसी तरह आगे की तरफ बढ़ता रहा। यांग टियान और मास्टर फेंग यांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चुफिंग क्या सोच रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि चुफिंग अपने पास से मियाज़मा वर्ड फॉर्मेशन की टोकन निकालकर एक खुद रख लेता है और दूसरा वो मास्टर फेंग यांग की बॉडी के अंदर डाल देता है, जो देखकर तो मास्टर फेंग यांग को आखिरकार चुफिंग का प्लान समझ आ गया, क्योंकि पहले भी मास्टर फेंग यांग ने इसी मियाज़मा फॉर्मेशन टोकन का इस्तेमाल करते हुए चुफिंग की जान बचाई थी और वो खुश होते हुए कह रहा था कि यांग टियान को तो इस बारे में अंदाजा भी नहीं होगा कि वो किस मुश्किल में फंसने वाला है। चुफिंग एक बार फिर से उसी पॉइजनियस मियाज़मा की तरफ बढ़ रहा था, जिस जगह पर तो यांग टियान भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस मियाज़मा के ऊपर जैसे ही चुफिंग पहुंचा तभी अचानक हम देखते हैं कि यांग टियान अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए चुफिंग को हिट करके नीचे की तरफ पटक देता है, लेकिन जब मास्टर यांग टियान ने देखा कि नीचे की तरफ वही पॉइजनियस मियाज़मा है, जो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी, जगह को 100 बेन रीमन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर यह अजीब तरह का पॉइजनियस मियाज़मा है जिसे सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा टफ काम है। साथ ही सर यांग टियान कह रहा था कि मैं इसे अच्छे से नहीं समझता, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना है कि चुफिंग जिंदा है या मर चुका, मुझे इस बात का प्रूफ लेने के लिए नीचे तो जाना होगा। जो बोलते हुए यांग टियान भी फिर से नीचे की तरफ फॉरेस्ट में आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था, इसलिए वो खून की उल्टियां करने लगा और वही जगह पर बिना उस मियाज़मा फॉर्मेशन टोकन के सरवाइव नहीं कर सकता। यांग टियान यहाँ पर सोच रहा था कि चूंकि मैं इस जगह पर सरवाइव नहीं कर सकता, चुफिंग के तो जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और चूंकि चुफिंग जान से मारा गया तो अब किंगलोंग सेट को मुझसे कोई नहीं बचाएगा। यही सोचते हुए यांग टियान फौरन वहां से रवाना हो जाता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुफिंग अभी भी बिल्कुल सही सलामत था, जो कि मास्टर फेंग यांग को लिटाते हुए उनसे कह रहा था कि मास्टर फेंग यांग आप ठीक तो है ना। मास्टर फेंग यांग की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। तभी अचानक हम हवा में एक आदमी को भी देखते हैं, जो कि वही व्हाइट रोब वाला मिस्टीरियस आदमी है, जो कि 100 सेट गैदरिंग कंपटीशन में भी मौजूद था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।